गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर जो टॉपिक है ये कलाकार और यथार्थवाद है, आर्टिस्ट और रियलिज्म। इसका मतलब है कला ने यथार्थवाद को यानी वास्तविक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में कितना मदद पहुंचाई, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम फोकस करेंगे। जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आर्टिस्ट और रियलिज्म, इसमें कलाकार और यथार्थवाद को खास तौर पे इसमें महत्व दिया गया है। पहला पॉइंट आता है फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप द माइंड्स ऑफ देयर एज। इस समय औपचारिक शिक्षा ही केवल एक ऐसा माध्यम नहीं था जिसमें मानवतावादी सोच को या मानवतावादी विचारों को कोई आकार दिया हो। केवल औपचारिक शिक्षा ही इसका माध्यम नहीं था, बाकी दूसरी और जरिए भी थे जिनसे इस तरह की कला की जानकारी मिलती थी। जैसे विभिन्न तरह की पेंटिंग देख करके लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, विभिन्न तरह की मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त करके, वास्तुकला की जानकारी प्राप्त करके और नए नए विचारों को सीखने का प्रयास करते थे। इसमें आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडीइंग वर्क्स ऑफ द पास्ट। इसमें जितने भी कलाकार थे उन्होंने पहले के बनाए हुए जो अध्ययन सामग्री होती थी, जो साहित्य अवेलेबल था, उसको देख करके उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और उन्होंने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। इसमें जो आर्थिक जो है ये कलाकार और यथार्थवाद को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि कलाकार विभिन्न प्रकार की कला का प्रदर्शन करता था, विभिन्न प्रकार की जो कला है समाज के अंदर उसको देखा परखा जाता था और उसको लोगों ने अपने जीवन के अंदर उतार लिया था। इससे यथार्थवाद की जो भावना है वो लोगों में देखने को मिली। इसमें कुछ एग्जाम्पल बनते हैं इसके लिए। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जीवन के अंदर जो अच्छी अच्छी मूर्ति कला का विकास उस समय इटली के क्षेत्र के अंदर हुआ, तो इटली की कला का मतलब जो प्रसार है बाकी क्षेत्रों के अंदर भी होने लगा। इटली की यह कला जो मूर्ति कला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है या मूर्ति कला से संबंधित है, तो वो आल्प्स पर्वत के पार तक पहुंची, वहां के लोग भी इस चीज को समझ पाए। पहले क्या होता था, बौद्धिक आंदोलन सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक होते थे, लेकिन बाद में ये बौद्धिक आंदोलन का जो व्यापक प्रचार प्रसार देखने को मिला, क्योंकि छपी हुई पुस्तकों का प्रचलन भी उस समय होने लगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है 1416 में डोनाटेल्लो नाम का एक इटालियन वास्तुकार था जिसने लाइफ लाइक स्टेटस, उसने लाइफ लाइक स्टैच्यूज बनाए, यानी ऐसी मूर्तियां बनाई जैसे लगता हो जीवंत हो, जैसे उसके अंदर जीवन हो, ऐसी यानी जीते जागती मूर्तियों का निर्माण उसने किया जो कि पहले कभी नहीं होता था। इतनी अच्छी सजीव मूर्तियों का निर्माण इस व्यक्ति ने किया, डोनाटेल्लो ने। और एक और विद्वान हुए हैं, तो इससे मतलब ये सजीव मूर्तियों का असर लोगों पर क्या रहा? लोगों पर असर ये रहा कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जितने गुण धारण करता है तो वह उसका व्यक्तित्व सुंदर हो जाता है। इसके अंदर ऑन्ड्रियस वेसेलियस नाम के एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल मिलता है जिसका जीवन काल 1514 से लेकर 1564 तक चला है। ये बेल्जियम से बिलोंग करने वाले एक प्रोफेसर थे, एंड्रियस वेसेलियस। ये एक प्रोफेसर थे, किस यूनिवर्सिटी में थे? पादुआ विश्वविद्यालय के अंदर। ये चिकित्सा विज्ञान के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने क्या किया, चिकित्सा विज्ञान के अंदर एक नया प्रयोग करके दिखाया। उसने शरीर की आंतरिक चीरफाड़ करके सबसे पहले सिद्ध किया, इससे पहले कोई भी पोस्टमार्टम तक नहीं करते थे। यानी शरीर की पोस्टमार्टम करने का अगर कोई श्रेय जाता है तो इस व्यक्ति को जा सकता है। एंड्रियस वेसेलियस ने सबसे पहला काम जो मतलब एक मृत शरीर के अंदर आंतरिक रूप से उसकी संरचना कैसी होती है उसकी चीरफाड़ करने की उसने प्रयोगशाला में उसकी चीरफाड़ की, लोगों के सामने प्रूव किया कि मनुष्य का जो शरीर है आंतरिक रूप से ऐसा दिखता है। यहाँ एक और इसी तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो इससे एक तो ऑन्ड्रियस वेसेलियस ने क्या उदाहरण पेश किया, इससे यह पता चलता है कि क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक बहुत क्रांति का कदम था। पहले विभिन्न बीमारियां होती थी, लोगों को लोग गुजर जाते थे, लेकिन उनके बारे में उसकी तह तक नहीं जाया जाता था कि बीमारी क्या थी, लेकिन अब बीमारियों की तह तक जाया जा सकता था क्योंकि उसने ये ऐसा कर दिखाया था। इसके बाद एक मोनालिसा और द लास्ट सपर, ये दोनों ही चित्र आकृतियां हैं, ये किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी नाम का एक चित्रकार था जो पेंटिंग के अंदर महारत हासिल थी उसे।
उसने मोनालिसा और द लास्ट सपर नाम के 2 चित्र बनाए और ये चित्र बहुत ही सुंदर थे। उसने अपनी खुद की भी चित्राकृति बनाई है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसकी चित्राकृति को। इसकी और भी बहुत सी आकांक्षाएं थी। यह जीवन के अंदर आसमान में उड़ना चाहता था, जैसे पक्षी उड़ते हैं ठीक इसी तरीके से ये चाहता था कि मैं आसमान में उड़ूं। इसने फ्लाइंग मशीन का एक मॉडल भी बनाया और यह अपने नाम के साथ लियोनार्डो दा विंसी एक ऐसा व्यक्ति था जो उड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, अपने आप को यह बताता था, जिसकी अभिलाषा बेशक पूरी नहीं हो पाई लेकिन इसने कोशिश बहुत की। कई वर्षों तक यह उड़ते हुए पक्षियों का परीक्षण करता रहा, टेस्टिंग करता रहा कि किस तरीके से यह उनके लिए कोई एक मशीन बना सकता है जिसके जरिए व्यक्ति आसमान में उड़ सके। इसके बाद फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले जो आपका टॉपिक नंबर 2 है, इसके अंदर मुद्रित पुस्तकों का विवरण इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले जो पुस्तकों का विवरण हम पढ़ते हैं कि जो छपी हुई पुस्तकें हैं इनका बड़ा योगदान था। अगर हम पूरे ही समाज के अंदर देखें तो पूरे समाज में सबसे बड़ा व्यावहारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक हर तरीके का जो योगदान है किसी भी आंदोलन को चलाने में, तो छपे हुए मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मुद्रण तकनीक का आविष्कार उस समय पर किया गया। 1455 ईस्वी में 150 कॉपीज ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग की प्रयोगशाला के अंदर 150 बाइबल की कॉपियां छापी गई, जो कि उस इतने ही समय लेते थे। उस समय बौद्ध भिक्षु अगर कोई भी एक कॉपी लिखने के अंदर इतना ही समय लेता था, उसी समय पर इसकी मशीन ने 150 कॉपियां छाप दी और एक बड़ा सांस्कृतिक जो केंद्र, एक तरह से सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र बन चुका था। इस दौरान बड़ी मात्रा में पुस्तकें छापी जाने लगी। एक आम व्यक्ति तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित हुई। यहां तक कि महिलाएं भी अब शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, घर पे बैठ के पढ़ सकती थी। जैसे विभिन्न तरह की एक क्षेत्र की जानकारी दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने लगी, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आने लगे, सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान उन लोगों का हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो इससे बड़ा मतलब एक तरह से बौद्धिक जो आंदोलन है वो मजबूत होता चला गया। जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, इस व्यक्ति ने जोहान्स गुटेनबर्ग जो कि जर्मनी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था, इसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस नामक मशीन का आविष्कार किया, जिसकी बदौलत आज भारी मात्रा में पुस्तकें छापी जाती हैं और किसी भी आंदोलन के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करती हैं। इसके बाद बाई 1500 में मैनी क्लासिकल टेक्स्ट नियरली इन लैटिन हैड बीन प्रिंटेड इन इटली। इटली के अंदर उस समय लगभग 1500 शास्त्रीय साहित्य की जो पुस्तकें थी वो लैटिन भाषा के अंदर छापी गई थी। इससे पता चलता है कि जो प्रिंटिंग टेक्निक थी कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी उस समय, इससे कितना बड़ा बदलाव उसमें हुआ। तो इसके बाद इस टॉपिक को हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। कलाकार और यथार्थवाद इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा ही केवल मानववादी सोच का एक एग्जाम्पल होती थी, विकल्प होती थी कि लोगों को ज्ञान तब मिलेगा, मानवतावादी ज्ञान तब मिलेगा अगर औपचारिक शिक्षा का प्रावधान उनको किया जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। ये टॉपिक हमें ये बताता है कि जरूरी नहीं था फॉर्मल एजुकेशन से ही ये ज्ञान प्राप्त हो। लोग चित्रकलाओं से सीख सकते थे, लोग मूर्ति कलाओं से सीख सकते थे, क्योंकि सजीव मूर्तियां भी मानवतावादी सोच को ही व्याख्या देती थी। सुंदर चित्राकृतियां बनती थी, उससे भी मानवतावादी सोच डेवलप होती थी और सुंदर मूर्तियों से उनके जीवन के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें उसका पता चलता था। यहाँ पे बताया गया कि कलाकार सिर्फ पास्ट की जो जानकारी है, जो भूतकाल में जो अध्ययन के लिए किया गया कार्य है, उसी से प्रेरणा प्राप्त उस समय तक करते रहे थे। डोनाटेल्लो नाम का एक विद्वान है जिसने एक बिल्कुल जीवंत मूर्तियां बनाने का काम किया 1416 ईस्वी में। एंडियस वेसेलियस एक प्रोफेसर था जो चिकित्सा विज्ञान का प्रोफेसर था। इसने शरीर की चीरफाड़ का सबसे पहले परीक्षण किया और इसने ये मतलब एक तरह से पोस्टमार्टम करके दिखा दिया लोगों को। इससे पहले लोगों को बीमारी की तह तक जाने का मौका नहीं मिलता था। चिकित्सा के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी। मोनालिसा और द लास्ट सपर ये 2 चित्र हैं जो कि लियोनार्डो दा विंसी नामक एक चित्रकार के द्वारा बनाए गए थे। इसका जीवन काल 1452 से लेकर 1519 तक रहा। यह व्यक्ति एक उड़न मशीन को बनाना चाहता था, उसका इसने मॉडल भी तैयार किया। यह जीवन के अंदर अपने अंतरिक्ष के अंदर या आसमान में उड़ना इसकी आकांक्षा थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है प्रिंटिंग टेक्निक पे है। पहली प्रिंटेड बुक जो है 1455 में जोहान्स गुटेनबर्ग की मुद्रण तकनीक के द्वारा
ये छापी गई थी। इसके बाद में 150 बाइबल की जो पुस्तकें हैं, जो कि ईसाई धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक है, इसकी कॉपियां छापी गई, और जो कि प्रिंटिंग टेक्निक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रिंटिंग टेक्निक से बड़े फायदे हैं। आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि जो एक क्षेत्र की जानकारी दूसरे क्षेत्र के लोगों को आसानी से मिल जाती है। ठीक ऐसा ही यहां भी देखने को मिला कि जो बौद्धिक आंदोलन होते थे वह पहले सीमित क्षेत्र में होते थे, अब बौद्धिक आंदोलनों का जो व्यापक प्रचार प्रसार होना आसान हो गया था, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लोग उसको पढ़ते थे। घरों के अंदर महिलाओं को, बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता था। इस प्रकार लोगों के ज्ञान के स्तर में भी इजाफा हुआ, अपने आप को जानने का मौका मिला, दूसरे क्षेत्र की कल्चर को जानने का मौका मिला, एक दूसरे की भाषाओं को जानने का मौका मिला, एक दूसरे की ज्ञान को खास तौर पर बांटने का मौका मिला। इसके बाद 1500 कुछ यहाँ पर शास्त्रीय साहित्य की जो पुस्तकें हैं, इनके छपाई उस समय पर लैटिन भाषा के अंदर की गई, और इटली के अंदर इतने बड़े पैमाने पर साहित्य की पुस्तकें छपने का मतलब ये था कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी यहाँ पढ़ने लिखने के लिए आ सकते थे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद। बौद्धिक आंदोलन जो है, इसके अंदर बताया गया है कि बौद्धिक आंदोलन पहले सीमित क्षेत्रों में होता था, अब ये बड़े व्यापक क्षेत्रों में इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मुद्रण तकनीक जो है ये अस्तित्व में आई, और ज्यादा मात्रा में लोग दूसरे क्षेत्रों की संस्कृति को जानने का उन्हें मौका मिला। पहले सिर्फ सीमित क्षेत्र के अंदर इसलिए होता था क्योंकि बाकी लोगों तक वो जानकारी मिलती ही नहीं थी। अब पुस्तकें ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचने लगी, ज्यादा मात्रा में लोग उस चीज को जानने लगे, पहचानने लगे। इस प्रकार ये इसका जो टॉपिक है एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जो कलाकार और यथार्थवाद का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है फॉर्मल एजुकेशन, केवल औपचारिक शिक्षा ही कोई इस चीज का माध्यम नहीं थी कि मानवतावादी जो विषय है या मानवतावाद के बारे में ज्यादा रुचि रखने वाली जो बात है, केवल औपचारिक शिक्षा ही इसके लिए जरूरी नहीं थी। कला का प्रदर्शन के द्वारा भी इस चीज की जानकारी प्राप्त हो सकती थी। इसमें चित्रकला के द्वारा, खासतौर पे मूर्ति कला के द्वारा भी लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यहाँ कलाकार जो पहले के किए वे जो कलाकार पहले कला का प्रदर्शन पहले हो चुका था, उसके बारे में बताया गया है कि जो भूतकाल के दौरान जितनी भी उपलब्धियां इस क्षेत्र के अंदर हो गई थी, उनकी प्रेरणा लेकर के बनाते थे। इस तरह की जो कला का प्रदर्शन पहले जो हो चुका है उसको देख करके करते थे। दोनातल्लो नाम के एक विद्वान ने 1416 ईस्वी में जीवंत मूर्तियों का निर्माण किया। इसके बाद ऑन्ड्रियस वेसेलियस चिकित्सा शास्त्र के एक प्रोफेसर थे, जिसने जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते थे। ये पादुआ विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने शरीर की चीरफाड़ का ज्ञान लोगों को बताया, चीरफाड़ कैसे करते हैं, यानी जो पोस्टमार्टम के दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन पेश किया। मोनालिसा और द लास्ट सपर नामक दो चित्र जो कि फेमस चित्र बने हुए हैं, लियोनार्डो दा विंसी नामक एक विद्वान के द्वारा बनवाए गए थे। ये मतलब ये इसके द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए थे, अपने सेल्फ चित्र भी बना लेता था, और यह आसमान में उड़ने की आकांक्षा भी रखता था। यहाँ पहली प्रथम पुस्तक जो कि बाइबल को छापा गया था, इसको छापने के अंदर 150 पुस्तकों को एक साथ छाप दिया गया था। और जोहान्स गुटेनबर्ग नामक एक विद्वान हुए हैं जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन को आविष्कार किया, और उसके बाद 1500 क्लासिकल टेक्स्ट भी इसने लैटिन भाषा के अंदर छपवाए। इससे सांस्कृतिक जो आंदोलन है उसके अंदर भी प्रचार प्रसार देखने को मिला। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।